हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी एक वीडियो बन चुकी है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। अब वो कैसे देखेगा मुझे नहीं पता है। यहाँ पे आज हम लोग बात करने हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बेसिकली रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ऑफ लाइट। ये हम लोग देख चुके हैं, आप लोगों ने कई बार किया भी होगा। अगर आपको ना भरोसा हो तो आप लोग के पास, अगर छोटे बच्चे, तो मैंने बचपन में किया था। क्या होता था कि एक कांच मिल जाता था, कांच मतलब शीशा, मिरर, लेमन की भाषा में, गाँव की भाषा में मिरर, ठीक है। और मिरर मिलने के बाद क्या करते थे हम लोग, उसको क्या करते वहाँ पे, अगर मिरर क्या करते थे हम लोग रोशनी में रखते थे। तो रोशनी में रखते थे, वहाँ पे क्या होता था, दीवारों पे एक ब्राइट पैच आता था, ऐसा करके ना, आपने फील किया होगा। तो बेसिकली वो जो ब्राइट पैच आता था वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता था। और हमें दीवार दिखती क्यों थी? हमें दीवार तो दिखती भी थी ना, सूरज की वजह से, वो लाइट की वजह से दिखती थी। उसके मैं इस जो प्रीवियस वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनाई है, लेकिन आपको फील आ जाएगा कि हमने इसमें पढ़ना क्या पूरे चैप्टर में। समझ में आ रही बातें? तो हम लोग आज पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो बेसिकली अगर अब मैं बात करूं तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। कई बुक्स में इसको अलग टॉपिक ही दे देते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये काफ़ी छोटा सेगमेंट होता है रिफ्लेक्शन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। समझ में आ रही बात है? चलिए फिर आगे बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, स्पेलिंग सही लिखी ना, रिफ्लेक्शन सही है। रिफ्लेक्शन की क्या है? दो लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है बेसिकली हमको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन सबको समझ में आएगी? रिफ्लेक्शन है क्या? अगर नहीं समझ में, थोड़ा सा और समझ लेंगे कि लाइट जो है ना, उसके रास्ते को हम लोग एग्जैक्टली मोड़ देते हैं। मान लो लाइट ऐसे जा रही थी, हमने इसके सामने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, तो लाइट ऐसे वापस चली जाती। थोड़ा तिरछा बनाते इसको, तो लाइट ऐसे आती तो ऐसे चली जाती थी। यानी इसके पाथ को हम लोग क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। समझ में आ रही है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से होता था। अगर रिफ्लेक्शन ना होता, मतलब जिस वजह से होता था, क्योंकि देखा गया पहले कि लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो रहा था। सामने अगर कोई चमकीला चीज़ आती है, कोई चमकीली सतह, कोई चमकीली सरफेस आती है, कोई मतलब प्लेन सरफेस आती है, तो जो पीछे से क्या हो, वो मतलब पॉलिश्ड हो, तो उसकी वजह से अगर लाइट, जैसे कि मतलब सिंपली अगर मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, आपके पास ऐसी कोई वस्तु है जो बहुत ही चिकनी है, समझ रहे हो? चिकनी मतलब जैसे मिरर, अब बाकी वो आप समझ लो क्या समझना है। और है क्या कि उस जो चिकनी सरफेस अपने पास है, ये टकराए लाइट, लेकिन लाइट यहाँ से टकराने के बाद पीछे ना जा पाए। तो अगर वो बहुत ही चिकनी होगी, मतलब बहुत ही प्लेन होगी, सरफेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्लेन होगी, तो लाइट जाएगी ऐसे और वैसे ही वापस चली आएगी। यानी उसकी जो पाथ है वो हम लोग चेंज कर देंगे रास्ते में क्या रख के। सिंपल, आपने जो समझ लिया है, ठीक है। तो इसके रिफ्लेक्शन की यही प्रोसेस होती है। लॉज रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला आपने सुना होगा, क्या सुना है पहले मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए अपने पास कोई सरफेस है, जैसे कोई मिरर है जो कि पीछे से पॉलिश्ड है, क्या है, पीछे से ये पॉलिश्ड को ऐसे दिखाते हैं। एक प्लेन मिरर सिंपली जो अपने घरों में लगा हो, तो मैंने वो लिया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे लाइट है, हमने ऐसे गिराई और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल से एंगल है, ये तिरछा बन रहा है क्या? हाँ, नॉर्मल से एंगल बना आई। नॉर्मल से एंगल कितना बना? आई। तो जब लाइट रे ऐसे चली जाती थी, ये सबने देखा है। इसको एंगल बनाया आर, तो जो, अरे ये रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन भाई। किया है, समझ में? और इसके दो लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ ये कहता है, पहला लॉ लिखने के बाद दूसरा लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी उसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेन रीज़न है, क्योंकि ये जो है ये लिखने के बाद तो भी अधूरापन है। क्या है? अधूरा है। अभी भी ये जो लॉ है ये अधूरा है। ऐसा नहीं है कि ये लिखने से हमारा लॉ पूरा हो गया। मेरे पास ये पटरी है, अगर आपको दिख रहा है, शायद दिखता नहीं है, मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट है ना, मैं बोल दे रहा हूँ मेरे पास ये पटरी है, मैं इसका यूज़ करने वाली, ये नॉर्मल की वजह से
कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करता हूँ। मैं बताना भूल गया था, वेरी वेरी सॉरी। इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अच्छा, बैकग्राउंड में मेरे पंखे की आवाज़ आ रही है ना, बहुत शोर करता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, RE, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब सुनना, मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहला लॉ तो सही है, लेकिन पहला लॉ लिखने के बाद भी दूसरे लॉ की ज़रूरत हमें पड़ी, क्योंकि ये लिखने के बावजूद अभी मेरे पास अधूरी नॉलेज है। क्या है, अधूरी नॉलेज है। बोलना चाहता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला गया कि भाई साहब यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे ऐसे डाली, ये नॉर्मल में बना रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। क्या ये दिख रहा है, लेट मी चेक दैट आउट। क्या सामने देखा, मैंने देखा, हाँ आपको दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मान लीजिए ये है मेरे पास, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये रहा। और इंसिडेंट रे ऐसे ही मान लेता हूँ, ये एंगल 30 है, मान लीजिए ये एंगल 15 है, कुछ भी है। अब बोला गया कि जो आई है वो आर, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एंगल आर बनाएगी। तो मैंने बोल दिया चलो भाई साहब आर बना लेते हैं। मैं बनाने की कोशिश कर, ये 30 जितने एंगल पे गए उतने एंगल पे मैंने ये बना दिया। क्या सही है, नहीं ना? यानी जो अगर मैं बोलूँ ये सही है ना, ऐसे वाला, एक्चुअल में होता यही है। आप लोग खुद बुना पढ़े बोलोगे, अगर ऐसा है तो ऐसे जाएगी। समझ में आ रही बात है ना? जहाँ पे कोई सरफेस रखूँगा तो लाइट ऐसे डालूंगा तो ऐसी तो जाएगी ना। तो यानी यहाँ पे और चीज़ दूसरी जोड़ी गई, और चीज़ दूसरी जोड़ी गई। क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और क्या है, नॉर्मल है अपने पास। नॉर्मल के पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन समझ में आता है ना, प्लेन समझ में आता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आता वो गूगल पे सर्च कर लो, इसमें क्या है, मैं यहाँ पे प्लेन बताऊंगा। क्या, प्लेन इज अ मैथमेटिकल टर्म, गूगल पे सर्च कर लेना यार, मैं यहाँ पे बताने में टाइम वेस्ट होगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मतलब जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये एक प्लेन की तरह एक्ट करता है। प्लेन वो होता है जिसमें हम लोग लंबाई और चौड़ाई ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हमको मोटाई ड्रॉ करना हमें नहीं आता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात है? ऐसे ये लो, ये रहा, अगर मैं ये अगर दिख रहा होगा ये स्ट्रिप, जैसे कि ये रही, मैं देखो इसमें लंबाई ड्रॉ कर दी और चौड़ाई ड्रॉ कर दी। इसमें मोटाई थोड़ी, मोटाई ड्रॉ करने के लिए मुझे कोई चीज़ सामने ला के रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? ऐसे लेमन की भाषा, मतलब ऐसे समझने के लिए बोला गया, मुझे ऐसा समझ में आया था। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आर इन सेम प्लेन है, आर इन सेम प्लेन। एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट लिखना या कुछ तो भी ज़रूरी है, क्यों है बताता हूँ। उस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है? अच्छा भाई, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो या एक ही लाइन पे इंसिडेंट रहे है। समझ रहे हो? इंसिडेंट इसी पॉइंट पे कहीं और भी तो गिर सकती है, किसी और प्लेन पे तो गिर सकती है। समझ में आ रही बात है? तो इस पर्टिकुलर केस के लिए बात की जा रही है। हमेशा लॉ वैलिड, ये कन्फ्यूजन है, इसको मिटा दो आप लोग। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में। तो ये दोनों लॉ हैं, ये अगर ये आपको याद रह जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। नहीं याद रखेगा तो आगे वाले काम में हमारे नहीं होता है। समझ में आ रही बातें? क्या ये क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? अब हमेशा तो अपने पास ये जो सरफेस है, ये कैसी, हमेशा तो ऐसे प्लेन नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए जो सरफेस है वो कर्व हो जाए, मतलब मुड़ी हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो वहाँ पे ये लॉ कैसे वैलिड होगा वो समझाता हूँ। फिर आगे कि हमको क्यों समझना ज़रूरी है भैया? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे हमको क्या पढ़ना है, पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिरर्स के बारे में, जो कि मुड़े हुए होंगे, ऐसे प्लेन नहीं होंगे। तो वहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमें कम से कम, और उनका रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो हमें आनी चाहिए। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओह मेरा ये गिरी है कैप, कैसे बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास ऐसे कोई सरफेस है, ये टेढ़ी मेढ़ी, जानबूझ के बनाया टेढ़ा, ऐसा जानबूझ के बनाया। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये अब जानबूझ के ऐसा बनाया था कि मुझे आगे चल के यही तो यूज़ करना है। जिसने पढ़ा होगा सब उसको पता होगा कि ये क्यों बना रहा हूँ, है ना?
मान लीजिए यहाँ से ऐसे मैंने इसको कुछ सरफेस किया था, अब अच्छा पीछे से लाइट नहीं जा पाएगी ऐसे। अब क्या है, लाइट मान लो यहाँ पे ऐसे गिरी, अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा, ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऐसे केसेस में नॉर्मल ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए। देखो यहाँ पे टेंजेंट इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ऐसे यानी इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसी लाइन बोलते हैं, इस पॉइंट को टच करते हुए इसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। अब सिंपल है, अब इस टेंजेंट पे ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो 90 डिग्री पे, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। बस ये सीख लो, आपको मेरे लिए आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये एंगल मान लेते हैं आई है, तो आपको यहाँ से ऐसे निकाल दो एंगल आर पे। बस इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे गोला है, ठीक है, ये गोला है मेरे से गोला थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े बनता है, तो आप इसको झेल लीजिएगा। अच्छा गोले है तो इसका एक सेंटर होगा सी। अब सुनिएगा, गोले के सेंटर से आप जितनी भी लाइन ऐसे क्रॉस करते हो, वो गलती हो गई, मतलब पहले सुनिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। गोले के सेंटर से जितनी भी लाइन आप क्रॉस कर दो, जितनी भी, वो अगर गोले से निकलेंगी और अगर वो सेंटर से पास हो रही हैं, गोले से बाहर निकल रही है और सेंटर से पास भी हो रही है, तो जो निकलने वाला एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है, यानी ये नॉर्मल होता है। अगर गोले पे बोले भाई नॉर्मल ड्रॉ कर दो, आगे से बोलूँगा तो क्या करना है आपको, गोले पे सबसे पहले क्या कर देना है, उसके सेंटर से जाती हुई एक लाइन खींचनी है, वो हो गया नॉर्मल उस पॉइंट पे। समझ में आ रही बात है, ये आपको मैथमेटिक्स में प्रूव भी कराया जाता है। तो यहाँ पर मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आपको आगे चीज़ें समझ में आने लगे। क्लियर है, पक्का मिटा दूँ, सोच लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये रिफ्लेक्शन था, ये अपने पास क्या था, ये रिफ्लेक्शन था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इसको यहीं पे रखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इसको आगे बढ़ा दूँ, सोचता हूँ, पहले इसको मिटा देते हैं। अच्छा अगर इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे जो हमने पढ़े, और ये आपको याद हो जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसमें कुछ और चीज़ें बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि जो एंगल आई हम लोग मेज़र करते हैं और जो एंगल आर मेज़र करते हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये एंगल कहाँ से मेज़र करते हैं हम लोग, मिरर से ना। ये एंगल जो है ये हम लोग मेज़र करते हैं नॉर्मल से। कहाँ से, नॉर्मल से। ये सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है। और मेरे टाइम पे मेरे गुरुजी ने ये नहीं बताया था तो मैं कन्फ्यूजन में जी रहा था, मुझे तो बता रहा था, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। हमारे टाइम पे तो हमें लिखा दिया जा रहा था, बुक उठाते थे सर और लिखा देते थे, समझ में नहीं आता था क्या है, बस हाँ बाद में उसको रट लेते थे हम लोग। जब पूछा जाए कि भाई साहब हम हिंदी भाषी वाले हैं ना, हिंदी मीडियम वाले, तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ परावर्तन के नियम लिखिए, तो हम लोग लिख देते थे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू आर लिखते थे, दूसरा वो जो लाइन लिखा था हमको इतने से मतलब था, बाकी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो हमसे मतलब नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये एंगल हम लोग मेज़र करते हैं फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ से मेज़र करते हैं, फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसा यहाँ से नॉर्मल से, यहाँ से नहीं मेज़र करते हैं। अब ये जो एंगल है, अब सोचिएगा, सोच के बोलिएगा, ये जो आई है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। क्या आई की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है। जिसने सोच लिया उसको बहुत बहुत बधाई। समझ में आ रही बात कैसे, अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा आप सीरीज को भाई नॉर्मल तक ला सकते हो, नॉर्मल से एंगल मेजर कर रहे हो और नॉर्मल में। अच्छा बेसिकली एंगल हमें बताता क्या है, मैं बार बार मैं अगर आप बोलूँ कि कहीं 2 लाइन ऐसे हैं तो ये हमें इनके बीच में एंगल थीटा, तो ये हमें बताता क्या है, ये लाइन ए थी ये लाइन बी थी, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यू विल से दैट यू विल रिप्लाई मी दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ थीटा, यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और अगर मैं पूछूं क्या बताता है एंगल है क्या, एंगल बताता है बेसिकली कि ए और बी के बीच में डायरेक्शन में डिफरेंस कितना है। थीटा बेसिकली जैसे कि मैं बोलूं कि एक ए ऐसा है, एक लाइट एक मतलब ऐसे लाइन ऐसे फिर से जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, मतलब दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन तीनों के बीच में एंगल कितना है, सोच लिया क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि भाई तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अभी मतलब इसमें बात करूँ तो ये ईस्ट में जा रही हैं,
या लेफ्ट राइट में जा रही हैं। लेकिन अभी मैं बोलूँ इनके और इनके बीच में एंगल कितना है, ये ए है और ये बी है, तो आप लोग बिना सोचे बोलोगे 90। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, दोनों के बीच में एंगल, अरे यार ये देखो, ये ईस्ट है तो ये कितना है, नॉर्थ है। अगर मैं बात करूँ ये आता ना, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बेसिकली एंगल बताता है कि जो ये जा रहे हैं इनके बीच में डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, डायरेक्शन में अंतर है, यानी ये एक दूसरे से कितने एंगल पे झुकी हुई होती है ये भी बताता है। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए ज़रूरत है कि क्या कि भाई साहब जान लो कि जो थीटा बताता है एंगल, वो बताता है डायरेक्शन में चेंज। अगर मैं बोल दूँ कि ऐसे है और ये ऐसे है, ये पॉइंट पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 है। क्या क्लियर है? थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180 की वैल्यू समझ लो, मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या इतनी समझ में आई? यानी आई की मिनिमम वैल्यू 0 से थी और मैक्सिमम कितनी, भाई ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, है कि नहीं? एक बार मिनिमम और नोट कर लिया क्या? नोट कर लीजिए, बस बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं आई, एक बार मिनिमम ले लेते हैं और एक बार मैक्सिमम लेते हैं, बाकी उसके बीच का केस तो हमको डिस्कस करना ही है। समझ रहे हैं कि आई जब मिनिमम होगा तो क्या होगा और जब आई मैक्सिमम होगा तो क्या होगा। अगर आई मिनिमम हुआ तो क्या होगा, देखो आई मिनिमम मतलब नॉर्मल से चली जाए, ये नॉर्मल एक ही हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ओहो मान लो यहाँ पे आया, आई कितना है 0 है, तो आर कितना होगा 0 होगा, यानी जिस रास्ते से लाइट रे उसी रास्ते में वापस चली गई। अरे भाई साहब आर तभी तो 0 होगा, आई कितना है 0, आर कितना है 0, यानी आई 0 आर 0, यानी जिस रास्ते से लाइट रे उसी रास्ते में वापस लौट गई तो ही तो आर 0 हुआ। यानी अगर नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। याद रखने वाली बात है कि अगर हम कोई लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो जिस रास्ते में आती है उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। ये बात क्लियर है? अच्छा ये तो आई मिनिमम वैल्यू थी, अगर आई मैक्सिमम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई 0 तो आर, आई 90 है तो आर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और आई 90 और आर 90, तो इसका मतलब क्या है, ये बेकार लिखा है ना, समझ लेना कि लाइट रे ऐसे मान लो मैंने डाला, ऐसे ही चली गई, तभी तो ये 90 और ये 90। थोड़ा सा अच्छा लिखा करो भैया, अच्छा लगता है। समझ में आई बात? तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मतलब थोड़ी बहुत बातें हैं इसके ऊपर, तो काफ़ी बातें हैं, लेकिन अगला टॉपिक अपना होगा स्फेरिकल मिरर्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।